दोस्तों, जब से गोदी मीडिया ने नायडू के खिलाफ एजेंडा बनाना शुरू किया है, उनके मंत्री के खिलाफ एजेंडा बनाना शुरू किया है, तब से ही नायडू बहुत बुरी तरीके से नाराज चल रहे हैं मोदी सरकार से। और इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री से उनकी नजदीकियां बहुत बड़े तरीके से बढ़ने लगी है। आखिर चल क्या रहा है, नायडू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मोदी सरकार को कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, सब जानेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि आखिर नायडू की नाराजगी की वजह क्या है? नमस्कार महिमा जी, आपको और उल्टा चश्मा यूसी दर्शकों को नमस्कार। नायडू कोई मजबूरी से एनडीए से गठबंधन में आए, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि मोदी के साथ गठबंधन करे, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने उनको जेल भेजा। अगर चुनाव नहीं जीतते तो दोबारा उनको जेल जाना पड़ता, उनके बच्चों को शायद जेल जाना पड़ता, लड़के को। तो इस मजबूरी की वजह से उन्होंने एनडीए से गठजोड़ किया और मजबूरी के साथ वो एनडीए में है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी, वो तेलुगु देशम के ही नेता हुआ करते थे। वो तेलंगाना के तेलुगु देशम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू के एक भरोसेमंद आदमी है, उनके चेले हैं। मान लीजिए कि एक राजनीतिक गुरु है चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के लिए। और जब भी आप देखते हैं इन दोनों को मिलते हुए, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के ऊपर जो खिलखिलाहट रहती है दोनों के, तो आपको समझ आ जाता है। लेकिन वही आप मोदी से जब मिले, अमित शाह जब चंद्रबाबू नायडू मिले, वो उतनी प्रसन्नता से नहीं मिलते, साफ नजर आता है अगर विजुअल्स देखें तो। अगर हम देखें कि 18 साल के मोदी के इस दौर में, तीसरे दौर में, चंद्रबाबू नायडू के कई डिमांड जो है मोदी जो है उसको ठुकरा रहे हैं। खासकर इंडिगो का जो मुद्दा हुआ, उस समय उन्होंने अपने पार्टी के नेता राम मोहन नायडू, जो कि चंद्रबाबू नायडू के करीबी मित्र एर्रा नायडू के बेटे हैं, और राम मोहन नायडू और नारा लोकेश के काफी करीबी संबंध हैं, तो उनको दरकिनार किया गया और उनको दोषी ठहराया गया। लेकिन जब भी रेल की दुर्घटना होती है या कोई एनएचए का पुल गिर जाता है, सड़क खराब हो जाता है, कोई नितिन गडकरी को या अश्विनी वैष्णव को कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसीलिए ये जब बात अपने मंत्रियों की है तो उनको पूरा तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, जब बात घटक दलों की होती है तो कुछ और तरीके से पेश आते हैं। ये जो चंद्रबाबू नायडू को रास नहीं आया। इससे बड़ी बात जो है, चंद्रबाबू नायडू के कॉलेज के दिनों के एक उनके कॉलेज मेट है, उनका नाम है रामचंद्र रेड्डी, पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी। उनकी और चंद्रबाबू नायडू की बड़े झगड़े हुआ करते थे, हाथापाई भी हो गई थी। चंद्रबाबू नायडू को रामचंद्र रेड्डी ने पीटा था। उतनी दुश्मनी है रामचंद्र रेड्डी के साथ चंद्रबाबू नायडू को। उनके बेटे को चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में लिकर स्कैम के नाम पर एक जेल भेजा था। 45 दिन वो जेल में रह चुके। जेल से जैसे ही रिहा हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने पीवी मिथुन रेड्डी को, जो कि चंद्रबाबू नायडू के जाने दुश्मन के बेटे हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन में सदस्य बनाकर यूनाइटेड नेशंस भेजा। जबकि घटक दल है तेलुगु देशम और जनसेना, जिनके 18 सांसद है, उनसे उनका कोई भी सांसद उस यूनाइटेड नेशन डेलीगेशन में नहीं है। लेकिन उनके विरोधी पार्टी, मतलब एनडीए के विरोधी पार्टी के नेता को आप डेलीगेट बना के भेज रहे हैं। और कम से कम उनको भेजे तो भेजे, हमारा नेता क्यों नहीं है? और मोदी जी ने ऐसे आदमी को चुना, मतलब जिससे 60 साल की जिनकी दुश्मनी है चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे को चुनकर पिक किया। मतलब चंद्रबाबू नायडू की दुखती रग को उन्होंने पकड़ा और उनको छेड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरह से पॉलिटिकली छेड़ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को। तो ये चंद्रबाबू नायडू को रास नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी ये है कि उनको सहना पड़ रहा है सब। आखिर नायडू से नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत हो सकती है जो वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं कि नायडू को, या क्या वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से नायडू पर प्रेशर बनाते रहें? क्योंकि नायडू को हमने जब भी देखा है, जब वो दिल्ली आते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते जरूर हैं अपने राज्य के लिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो क्या इस वजह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा दबा के रखा जाए? नहीं, चंद्रबाबू, अगर एनडीए का अगर कुछ बिगड़ता है तो दो लोग बड़े नेता है, वो नायडू और नीतीश, ये जानते हैं। और इनकी चंद्रबाबू नायडू जब भी रेवंत रेड्डी से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते जैसे, पहली बात मोदी मानते हैं कि क्यों मिले,
मिलने की जरूरत ही क्या है? जब कांग्रेस के नेता है और मोदी के जो सबसे बड़े दुश्मन पार्टी की नेता है, उनसे एनडीए का एक चीफ मिनिस्टर जाके उनसे क्यों मिले? पहली बात। दूसरी बात, अगर मिले तो दूरियां बना के रखे, लेकिन ऐसे मिलते हैं जैसे सगे संबंधी मिलते हैं या बेटा और पिताजी जैसे मिलते हैं, वैसे उनका बॉडी लैंग्वेज और विजुअल देख के मोदी को लगता है कि पीछे पीछे कुछ ना कुछ पकड़ा है। बिल्कुल। जगन मोहन रेड्डी ने यहां तक कहा कि रेवंत रेड्डी जो है चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में हॉटलाइन बन के यहाँ की खबरें वहां और वहां की खबरें यहाँ भेजते रहते हैं। बिल्कुल। और चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के अलावा डीके शिव कुमार के साथ भी बड़ी करीबी संबंध रखते हैं। तो ये सारे चीज जो है नरेंद्र मोदी को क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ रहा है, क्या चंद्रबाबू नायडू कभी कुछ खेला न कर दें। तो शायद इस डर से वो जो है उनको खास ठीक ठाक सेटरेट करके रखे। और आखिर ये जो नजदीकियां हमें देखने को मिल रही हैं कांग्रेस से लगातार, क्योंकि इससे पहले भी जब जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाए थे, कुछ महीने पहले ही बोला था कि हॉटलाइन के जरिए बातचीत चल रही है राहुल गांधी से इनकी। अब हम फिर देख रहे हैं कि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि वो रेवंत रेड्डी के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, और जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की वो तो हम सब देखते ही है कि आखिर किस तरीके से वो मिलते हैं। तो इस करीबी की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से रेवंत रेड्डी का पुराना रिश्ता है, अपने पार्टी के एक चेले की तरह उन्होंने सेवा की है चंद्रबाबू नायडू को। उन्होंने जितने भी चंद्रबाबू नायडू के नेता है उनमें से ज्यादा भरोसेमंद रेवंत रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू मानते थे। जब 2023 में तेलंगाना के परिणाम आए, 4-5 दिन तक मुख्यमंत्री का डिसीजन हो नहीं पाया था, लेकिन ये माना जाता है कि चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी को सिफारिश की कि आप रेवंत रेड्डी को मौका दें। तो यहां तक चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं रेवंत रेड्डी के लिए। जब रेवंत रेड्डी को केसीआर ने जेल भेजा था तो उनके बेटी की सगाई के समय रेवंत रेड्डी जब जेल में थे, चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी की जगह लेकर एक पिता की तरह उस पूरा काम, उनकी सगाई का फंक्शन के इंतजाम पूरे चंद्रबाबू नायडू खुद वहां मौजूद होकर किए हैं। उनको एहसास होने नहीं दिया कि आपके पिताजी जेल में हैं, किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। आपको ये क्यों बता रहा हूं कि उनकी जो रिलेशनशिप है कितनी गहरी है, ये बताने के लिए मैं आपको ये जिक्र कर रहा हूँ। तो जब भी चंद्रबाबू नायडू जाके रेवंत रेड्डी से मिलते हैं, मोदी एक संशय और संदेह की नजर से देखते हैं कि क्या पक रहा है पीछे। तो ये सारी बातें जो है मोदी को परेशान कर रही है। एक और बात है, हम ये नहीं कह सकते कि खेल हो जाएगा, लेकिन खेल होगा तो आंध्र प्रदेश दक्षिण से ही होगा। पहला कदम तो शायद चंद्रबाबू नायडू नहीं लेंगे। अगर नीतीश के साथ, पासवान के साथ कुछ और घटक दल बाहर आते हैं और चंद्रबाबू नायडू को ये आश्वासन देते हैं कि 290 पार हो जाएंगे, तब चंद्रबाबू नायडू अपना पत्ते खोलेंगे। जब तक जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीते हैं चंद्रबाबू नायडू। सो बहुत चौकन्ने आदमी है, देख समझ के आखिरी टाइम पर निर्णय लेते हैं। इसके 2 कारण हैं, एक तो आप सेफ रहते हैं, दूसरी बात है जो भी आखिरी टाइम पे निर्णय लेता है उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। मान लीजिए अभी सरकार बदलनी है, मोदी को गिराना है, नई सरकार बदलनी है, चंद्रबाबू नायडू अपने पत्ते आखिरी समय खोलेंगे क्योंकि उनको ज्यादा मंत्रालय मिले, बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। जो भी आखिरी में आता है उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और सेफ्टी भी रहती है। मतलब उनको जब तक ये आश्वस्त न हो जाए, 290 के आंकड़े नहीं दिख जाए तब तक, हाँ जी, तब तक वो नहीं खोलेंगे। बिल्कुल। और आपने रिलेशंस की बात की थी, नायडू के लिए कितना ज्यादा जरूरी होते हैं रिलेशंस। तो राम मोहन नायडू को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिगो का जो पूरा मसला हुआ उसमें वो हमेशा अकेले दिखाई दिए। बीजेपी का कोई नेता उनके सपोर्ट में बोलता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा पोस्ट या ट्वीट ऐसा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं किया कि लोगों को क्या इनकन्वीनियंस हो रही है, हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, जो भी चीजें होती है उन्होंने कुछ नहीं किया। ना ही बीजेपी का कोई और नेता बोलता है। लेकिन वही अगर अश्विनी वैष्णव की जैसे आपने बात की, इतने सारे रेल हादसे हुए हैं, उस बारे में बीजेपी के नेता तुरंत डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राम मोहन नायडू पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। तो क्या ये नाराजगी की एक बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी रेल की दुर्घटना होती है, आपने देखा कई पुल गिरे हैं, सड़कें बहुत खराब निकलती है, कोई किसी की ये नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि नितिन गडकरी या अश्विनी वैष्णव के ऊपर डिबेट रख सके। ना तो अर्नब रखेंगे, ना तो कोई और उनका गोदी मीडिया, इस डिबेट ही नहीं होगा। और जो भी बातें हैं तो टीवी पे डिबेट ही नहीं होगा, कोई सवाल पूछने वाला तो टॉपिक ही नहीं रहेगा।
आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक डिसाइड करने, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक बड़े नेता है, अधिकारी है नरेंद्र मोदी के दफ्तर में, वो डिसाइड करते हैं कि डिबेट का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कौन से चैनल पर कौन सी हेडलाइन होना चाहिए, कौन सी डिबेट चलना चाहिए और किसको टारगेट करना चाहिए। तो ये हम एक जानबूझकर ना टीडीपी और राम मोहन नायडू को टारगेट करने के लिए उनको टास्क दिया गया, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक को, और उन्होंने टारगेट किया। चंद्रबाबू नायडू ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जो ये हमला है जानबूझ के की गई, सोच समझ के एक साजिशन की गई है। तो चंद्रबाबू नायडू मौके का इंतजार में बैठे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। और ये नाराजगी नरेंद्र मोदी को कितनी भारी पड़ सकती है? नरेंद्र मोदी को अगर भारी पड़ी तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी। आप देख लीजिए, अगर चंद्रबाबू नायडू ठान ले और पीछे के ममता दीदी को या अखिलेश जी को बोले कि आप कुछ और जुड़ा लें, क्योंकि बिहार से या कहीं और से, बिहार में ज्यादा है, नीतीश और पासवान जी बिहार में है, यूपी में भी जयंत चौधरी है, उनको अगर आप मुझे आश्वस्त करा दे कि आप 290 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, 300 टच कर रहे हैं, तो मैं तैयार हूं करके उनको पर्दे के पीछे इशारे तो जरूर देंगे। चंद्रबाबू नायडू ऐसे बैठने वाले आदमी नहीं है, और इतना जो उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, तो वो मौके के तलाश में इंतजार तो नहीं करेंगे, अपने अपने जो पत्ते हैं पर्दे के पीछे वो खोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि अगर इतना आश्वासन मुझे दे दे इतने लोगों का, इन दोनों के मिला के 20-25 के आसपास है, 30 के करीब है, 10-15 और जोड़ ले तो हम तैयार है करके इशारा कर देंगे। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर देखा जाए तो नायडू को एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि आप हमें फुल कॉन्फिडेंस दे दीजिए। कोई एक बड़ा नेता विपक्ष से आके कहे कि हमारे पास इतनी चीजें हैं, हम वो आपको सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे, और इसके बाद नायडू अपना फैसला ले सकते हैं। नहीं, उनको जो है बातों से नहीं चलेगा। अगर जयंत चौधरी है तो जयंत चौधरी से उनके बेटे या उनका कोई सांसद जाके मिलेगा, उनसे बात करेगा पर्सनली मिलके, क्या आप तैयार है, क्या आप मुतमैन है, तो वो बात करने के बाद में फिर पासवान जी होंगे तो पासवान जी से मिलेंगे, पासवान जी बोलेंगे आप रेडी है, तो अगर महाराष्ट्र में कोई तैयार है तो उनसे भी जाके मिलेंगे। तो पूरा आश्वस्त करने के बाद में फेस टू फेस बैठ के, अकेले में बैठ के आश्वस्त होने के बाद में, और जब उनको लगता है कि 300 का आंकड़ा पार है, तो चंद्रबाबू नायडू पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ये पहल होती है कि चंद्रबाबू नायडू को मुख्य प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जाए, मान लीजिए नीतीश कुमार कहेंगे कि मेरा तो उम्र हो गया, ठीक है आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मैं नायडू बाबू को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, और मेरे साथ जो है पासवान जी हैं, चिराग पासवान, और महाराष्ट्र के कुछ है, यूपी के एक आध है, तो वो अगर प्रपोज करे, उस तरफ से प्रपोजल भी आया तो झपट लेंगे, उस मौके को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार जब चंद्रबाबू नायडू को ये ऑफर आया था 20-25 साल पहले, करीब 30 साल पहले, तो उस समय अगर वो प्रधानमंत्री का पद लेते तो उनको पता था कि ये मिली जुली सरकार है, कभी भी कोलैप्स हो सकती है। एक बार अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते, फिर वापस वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने नहीं सकते। मतलब एक बार जो आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री में नहीं बैठेगा। तो उनका बेटा भी उतना बड़ा नहीं हुआ ताकि उनको गद्दी संभाल सके, सीएम की गद्दी दे दे। लेकिन आज वो हालत नहीं है। अगर उनको सीएम प्राइम मिनिस्टर का मौका मिला तो वो जरूर लेंगे, शायद वो कुछ चंद महीने के लिए क्यों ना हो, वो जरूर लेंगे और अपने बेटे को गद्दी आंध्र प्रदेश में सौंपेंगे। तो मतलब उस समय के जो हालात है आज वो नहीं है। उस समय हालात ये थे कि जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, बाद में कुर्सी जाने के बाद में वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सके, अपने बेटे के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू इतने सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। अगर उस समय 30 साल पहले अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो 2-3 टर्म वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। तो उनकी चाल जो है बहुत सेफ, सिक्योर और सोच समझ के लेते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू अभी मौके के इंतजार में हैं। अगर उनको आश्वासन कोई दे दे कि 300 आंकड़ा पार है तो हाँ कर देंगे। अगर उनको कोई ऑफर दे दे कि आप प्रधानमंत्री है, जो भी सांसद उनसे सपोर्ट करना चाहते हैं वो सभी को फेस टू फेस मिलने के बाद में वो निर्णय ले सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद राजशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जो चंद्रबाबू नायडू की नाराज़गी है, ये मोदी सरकार को ख़ास तौर से भारी पड़ सकती है क्योंकि जिस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है, ये नायडू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से उनकी नज़दीकियाँ बहुत कुछ बता रही हैं कि आने वाले वक़्त में क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।